Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is India after independence, third part. In the second part we have done about the Indian Constitution and its special features या important features कौन कौन से हैं हमारे Constitution के, और उसके अलावा हमने किया था how were states to be formed. ये हम कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में. इस पार्ट में हम करेंगे प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एंड सेकेंड द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी कैसे उन्होंने किया, कौन सी अडॉप्ट की. तो लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. एज वी नो दैट आफ्टर पार्टीशन द गवर्नमेंट फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, illiteracy, poverty and food scarcity. These were some problems which were faced by Indian government. जो हमारी गवर्नमेंट थी इन सबको उसने ये सब प्रॉब्लम्स चैलेंजेस थे इन फ्रंट ऑफ आवर गवर्नमेंट. अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू नेशन जो हमारी गवर्नमेंट के सामने एक जो मेन ऑब्जेक्टिव था, लिफ्टिंग इंडिया and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base for country. It means economical development करना जिससे हमारी poverty दूर हो सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था. और ये ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि वी डिड नॉट हैव रिसोर्सेस हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि रिसोर्सेस हमारे पास बहुत कम थे. तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द इंडियन पीपल. क्लियर. उसके लिए उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इन 1950 द गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन. उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया टू डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस तरह किया जाए कंट्री में, इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन डिज़ाइन किया या सेटअप किया. एंड इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी. आपको याद होगा इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में या मिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेटेड इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. तो यहीं पे यही हुआ, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर्किंग इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज, टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए. मीन्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. उसको हमने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको कि इंडिया ने अडॉप्ट किया. एंड हाउ टू अचीव द बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन, बिकॉज एट दैट टाइम बहुत सारे रीजन्स थे और उनमें कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज़ अ कंट्री और यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज़ की दी नॉर्दर्न इंडिया में, तो ये साउथ वाले जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पाएगा. तो अब इन पूरे रीजन्स में किस तरह बैलेंस मेंटेन किया जाए, ये किसका काम था, ये आपका प्लानिंग कमीशन का काम था. उन्होंने डिफाइन किया कि किस तरह हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर बैलेंस बना के काम करेंगे. ठीक है. इन 1956 सेकेंड 5-year प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड. एक 51 में फर्स्ट 5-year प्लान था एंड सेकेंड 5-year प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1956. एंड दिस प्लान फोकस स्ट्रांगली ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड लार्ज डैम्स. इनका जो फोकस था वो था हैवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और डैम्स के ऊपर. उन्होंने कहा हम बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी वजह से बिजली भी, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी हम डेवलप करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. और हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी जो बैकबोन थी वो एग्रीकल्चर थी इंडिया की, तो एग्रीकल्चर क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, उसकी वजह से लोगों को प्रॉस्पेरिटी आएगी और इंडस्ट्रीज़ की वजह से हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस पे दो चीज़ों पे हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज डैम के ऊपर उन्होंने फोकस किया.
एंड दिस अप्रोच हैड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको सबने पसंद भी किया, लेकिन बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स, लेकिन इसके अलावा इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा मिला। सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, ये मानना था कि इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज या ज़्यादा फोकस नहीं किया, कुछ का ये मानना था। एंड अदर्स आर्ग्यूड इट हैज़ नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, बिकॉज इलिटरेसी थी हमारी कंट्री में और इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, मतलब ये क्रिटिक्स का मानना था। एंड अदर बिलीव दैट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डैम्स डैमेज द एनवायरनमेंट इन लॉन्ग टर्म, उन्होंने कहा ये जो हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, मशीनरी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और ये जो डैम्स हैं अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये हमारा एनवायरनमेंट को डैमेज कर देंगे, हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह कई लोगों ने ये जो इनकी अप्रोच थी हैवी इंडस्ट्रीज़ और लार्ज डैम के ऊपर फोकस करने की, उसको क्रिटिसाइज किया। एंड मीराबेन ने रोड इन 1949 साइंस एंड मशीनरी में गेट ह्यूज रिटर्न्स फॉर अ टाइम, इनका ये मानना था, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें इन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो मशीनरी है ये कुछ टाइम में तो हमें ह्यूज प्रॉफिट दे सकती है थोड़े से टाइम के लिए, बट अल्टीमेटली विल कम डिसोल्यूशन, लेकिन बाद में इससे हमें नुकसान ही होने वाला है। तो ये जो इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया था वो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं है मीराबेन ने। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, अब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया, वाटर पोल्यूशन भी हो गया, एयर पोल्यूशन, क्लियर, एंड उस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डैम्स बनाने के लिए जगह क्लियर करनी पड़ी, फॉरेस्ट क्लियर करने पड़े, तो डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि ट्रीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स होनी बंद हो गई, कम हो गई, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। तो इनका मानना था हमें नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, नेचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हम नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम होगी और हम ठीक से हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं होगी। देखिए नेचर के खिलाफ जाने का कि क्या हुआ, हमारे इतने सारी इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन भी हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अब ग्लोबल वार्मिंग, इतने सारे व्हीकल्स हो गए उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या है, सब इसलिए कि हम नेचर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको कि उनका ये मानना था कि वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस, डेवलप आवर लाइफ विद इन इट्स लॉज, इसी की लॉ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तभी हम डेवलप कर सकते हैं कंट्री को। क्लियर? सो दिस द प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब सेकेंड हमारा आता है द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो अब दूसरे देशों के साथ हमारी क्या पॉलिसी होगी, वो उनको एक सिस्टम एडॉप्ट करना था। क्लियर? क्योंकि अब हमारे ऊपर कोई ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब हमने अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी एडॉप्ट करनी थी। इंडिया गेन फ्रीडम सून आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा कब फिनिश हुआ था? 1945 में, एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर 2 years। तो एकदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही फिनिश हुआ उस समय हमें आज़ादी मिली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द 2 nations इमर्ज्ड एज सुपर पावर्स, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 नेशन सुपर पावर्स की तरह इमर्ज हुए, USA एंड USSR। ये 2 पावर थी जो वर्ल्ड में उभर के आई सुपर पावर्स की तरीके से। क्लियर? बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री अलायंसेस टू फॉर्म अ पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक्स। ये दोनों की दोनों अपने मेंबर्स बढ़ाने की फिराक में थी कि उस समय का क्या, उस समय जो सिनेरियो था वो ये था, जो आपकी कॉलोनीज एम्पायर थे
दे वर कोलैप्सिंग, वो कोलैप्स हो रहे थे एंड कॉलोनीज वर अटेन इंडिपेंडेंस। जो कॉलोनीज थी, जैसे हम लोग थे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, इस तरह और कॉलोनीज भी थी, दे वर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। अब उनके पास दो चॉइस थी, अदर जॉइन द यूएसए एंड यूएसएसआर, और दोनों उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कि वील गिव यू द मिलिट्री प्रोटेक्शन, आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगा और आपको जो भी सहायता होगी, कोई भी हेल्प होगी, विल प्रोवाइड यू। तो दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती थी। क्लियर? एंड बोथ द कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री अलायंसेस टू फॉर्म अ पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक, power rivalries and ideologies conflict between the two super power। दोनों सुपर पावर में कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों एक दूसरे से कहते थे हम ज़्यादा पावरफुल है। पावर राइवलरीज थी और आइडियोलॉजीज भी दोनों देशों की डिफरेंट थी। जैसे आपका यूएसए था, कैपिटलिस्ट सिस्टम में बिलीव करता था, मीन्स इंडिविजुअल में, कि आपका जितना कैलिपर होगा उसके हिसाब से डेवलपमेंट होगा, कैपिटलिस्ट। क्लियर? एंड यूएसएसआर था, वो सोशलिस्ट आइडियलिस्ट को मानता था, मीन्स वो गवर्नमेंट जो करेगी, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी, वो उसमें बिलीव करता था। मीन्स दोनों की आइडियोलॉजी भी डिफरेंट थी, ठीक है, और पावर राइवलरीज थी। वो एक दूसरे को अपने से, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते थे। अब नेहरू जी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उनके पास दो पोर्टफोलियोज थे। ही डेवलप्ड फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन दिस कंटेस्ट। इस कंटेस्ट में उन्होंने एक नई फॉरेन पॉलिसी एडॉप्ट की, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये दो पावरफुल ब्लॉक्स हैं, तो अगर पूरा की पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बढ़ जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो इस कंटेस्ट की वजह से उन्होंने एक बीच वाला मार्ग, जैसे कहते हैं ना मिडिल पाथ, वो अडॉप्ट किया, दैट इज़ नोन एज नॉन अलाइनमेंट। उसको कहा गया नॉन अलाइनमेंट। अंडर दिस पॉलिसी अ कंट्री डज नॉट कमिट इटसेल्फ टू एनी ब्लॉक। ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो कंट्री है वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगी, न्यूट्रल रहेगी, ना यूएसए ना यूएसएसआर। क्लियर? समझ में आया? बट अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को साथ लेके चलेगी, क्योंकि जिस भी ब्लॉक को वो ज्वाइन करेगी उनकी पॉलिसी मानने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, अपनी हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रहेगी, दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। क्लियर? किसी भी ब्लॉक के साथ उनको मर्ज, मतलब अपने आप को नहीं किया। एंड नेहरू जी लेड द फाउंडेशन ऑफ NAM नाम, मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, विद द सपोर्ट ऑफ इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना एंड यूगोस्लाविया। ये 5 देशों के लीडर्स थे जिन्होंने मिलके इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन यूगोस्लाविया। इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई वो यूगोस्लाविया में हुई। एंड दिस कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 25 कंट्रीज, और 25 कंट्रीज़ ने उस समय इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। एंड बाय 1990 द नाम हेल्ड मोर देन 1000 मेंबर्स, और 1990 तक करीब इसमें 100 मेंबर्स से भी ज़्यादा हो गए। स्टार्ट किया था इन 5 लोगों ने जो 5 कंट्री के स्टेट्समैन थे, और उसके बाद 1990 तक यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा मेंबर हो गए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज़ ऑफन अंडरस्टूड टू बी न्यूट्रलिटी, मतलब इसको ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम लोग जो है, जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सपोर्टर्स हैं, वो न्यूट्रल हैं, मीन्स अलूफ हैं, उनको वर्ल्डली अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज़ गलत है, सच व्यूज़ आर नॉट करेक्ट, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फेवर्स, ये किसका फेवर करता है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड्स अफेयर टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टू प्रिवेंट वॉर। मीन्स दोनों की दोनों जो ब्लॉक्स हैं
उनमें जो गलत फहमियाँ होती हैं, जो कोल्ड वॉर चलता है, उसके लिए मीडिएटर का काम करते हैं ये बीच वाला ग्रुप, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो ग्रुप है, वो वॉर भी प्रिवेंट करता है दोनों को। जैसे उनके जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको दोनों को मीडिएटर का काम करता है। क्लियर? अब ये एक बार यूएसएसआर ने मिसाइल्स रेडी कर ली थी क्यूबा में, और उनका जो फेस था वो यूएसए की तरफ था, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मीडिएटर का काम किया था ये जो बीच वाला ग्रुप था, नॉन अलाइन मूवमेंट की जितनी कंट्रीज थी। तो इस तरह हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक गया। तो ये किसकी वजह से रुका? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कंट्रीज उसमें थी। क्लियर? एंड सेकेंड, also encourages mutual cooperation among nations to overcome problems, poverty, illiteracy and overpopulation। इनके ऊपर भी काम करना, ठीक है। encourages mutual cooperation, आपस में कोऑपरेट करना कंट्रीज़ को, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन देना कि कैसे हम ओवर पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, पोवर्टी और इलिटरेसी। क्योंकि स्टार्टिंग एंशियंट टाइम से ही हमारा जो कहते हैं ना इंडियंस का एक विज़न था, वो क्या था? अहिंसा। और वही चीज़ हमारी फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती, को एग्जिस्टेंस मीन्स बिना मतलब किसी की भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना, दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, कोऑपरेट करना, ठीक है। तो ये सब हमारी फॉरेन पॉलिसी में नज़र आता है। जो हमारे नेहरू जी जो दूरदर्शी थे, उन्होंने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।